हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, जिसका हम जो है आज लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हमने जो है लेक्चर नंबर 4 में बात कर ली थी कि रेट लॉ कैसे फाइंड करते हैं यानी कि वेग नियम कैसे प्राप्त किया जाता है, और साथ ही हमने बात की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। यदि आपने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखा है तो आप टाइप कर सकते हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय केम स्टडी नवल पडियार। क्या टाइप करना है? रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय केम स्टडी नवल पडियार। तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। उसके बाद हम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भी बात करेंगे, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिकल तरीके से आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानेंगे कि किस प्रकार से जो है काइनेटिक्स होती है, बलगतिकी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग जो है अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है अभिकारकों के सांद्रण से। ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिन्हें अभिकारकों के सांद्रण से कोई लेना देना नहीं होता है। अभिकारकों के सांद्रण को आप परिवर्तित करो या ना करो, घटाओ या बढ़ाओ, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग में जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में। किसका? अभिकारकों के सांद्रण का। आप घटाओगे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बढ़ाओगे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अभिकारकों को सांद्रण में परिवर्तन करने पर जो है अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अभिक्रिया का जो वेग होता है इसमें क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। और जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग, इसको ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्मॉल r से जो होता है प्रोपोर्शनल किसके? अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के। शून्य घात का मतलब अभिकारकों के सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया घात के। तो अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, या फिर अभिक्रियाओं का वेग जो इसमें स्थिर रहता है, अभिकारकों के सांद्रण को परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वह अपरिभावित रहता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रेट होता है, वेग होता है, जिसे स्मॉल r से यहाँ पर दिखाया गया है, वह प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के। शून्य घात का मतलब अभिकारकों के सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है अभिक्रिया का वेग। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। इसको यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोई रिएक्शन है, माना ए गिब्स प्रोडक्ट। क्या है? ए गिब्स प्रोडक्ट। ठीक है, ए गिब्स प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ROR स्मॉल r इज इक्वल टू k a की पावर 0। क्या है? a की पावर 0 अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ से ROR या फिर स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा k, क्योंकि a की पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी अंक या फिर किसी भी संख्या की पावर में जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो k आ जाएगा। और जहाँ पर k क्या है? वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया दर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर देखते हैं इसको, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, जो ये रेट कांस्टेंट है यह क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा, तो हमें यहाँ से प्राप्त किया हुआ k इज इक्वल टू ROR। k इज इक्वल टू क्या है? स्मॉल r बोल लो या ROR। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन की जो दर होती है, कितने टाइम में जो है अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो k हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण। सांद्रण क्या होता है? सांद्रण बट्टे समय हो जाएगा। ठीक है, तो सांद्रण का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? मोल पर लीटर। तो सांद्रण की जगह हम यहाँ पे रख देंगे मोल अपॉन लीटर और अपॉन में
सेकंड, समय क्या है सेकंड में, तो ये के जो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के का मात्रक होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, वह होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं यहाँ पर ग्राफ किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वह क्या अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम रेट और अभिकारक के सांद्रण के बीच में ग्राफ देखते हैं। पहले क्या होगा, रेट एंड अभिकारक ए के सांद्रण के बीच में ग्राफ किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सांद्रण में परिवर्तन करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नो चेंज। यानी कि सांद्रण में जब परिवर्तन होता है, यानी कि सांद्रण में जैसे जैसे कमी आती है वैसे वैसे क्या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि आती रहती है। जो अभिकारक के सांद्रण में जैसे जैसे कमी आएगी, इसका मतलब क्या है, कमी आ रही है तो जो अभिक्रिया का वेग है, इन जनरल हम बात करें, जो अभिक्रिया का वेग है वह कम होना चाहिए। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिन पर क्या है, जो कि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती है। लेकिन होना क्या चाहिए था, जब जो है हम कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है और जैसे जैसे जो है अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे उत्पाद के सांद्रण में क्या है, वृद्धि होती है। इसका मतलब कि अभिक्रिया का वेग जो है कम होता जाता है। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जो है ऐसा नहीं होता है। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जो है अभिकारक के सांद्रण में कमी होने पर भी जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिकारक के सांद्रण में कमी होने पर जो है उसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभिकारक के सांद्रण में क्या है, परिवर्तन हो रहा है, तो लेकिन रेट क्या है, कांस्टेंट है। इसी प्रकार से दूसरा जो ग्राफ है वह होगा रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में। तो ये भी जो है नो चेंज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और अभिक्रिया का वेग क्या है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है अभिक्रिया का वेग। तो ना ही यह जो है टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम पर डिपेंड तो हमने जब फैक्टर बात की थी तो वहाँ पर कहीं भी जो है टाइम नहीं आया था। यह डिपेंड करता है कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कौन, रेट। तो यहाँ पर रेट क्या है, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर जो है रेट है कांस्टेंट जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है, जैसे जैसे जो है अभिकारक के सांद्रण में कमी या वृद्धि हो रही होगी वैसे वैसे जो है अभिक्रिया के वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको बोला जाता है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे स्टूडेंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है समाकलित वेग समीकरण, यानी कि इसकी काइनेटिक्स की बात करेंगे हम। आप इसको जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझेंगे, किस प्रकार से जो हम इसके लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करते हैं। तो पहले इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है, H2 + Cl2 गिव्स फोटोन की प्रेजेंस में 2HCl, या फिर H2 + Br2 गिव्स Hµ 2HBr। ये दोनों ही अभिक्रियाएं जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, यानी कि इनकी जो कोटि होगी वह शून्य होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की। किसकी बात करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की। तो समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार से होगा, वेग समीकरण या फिर समाकलित वेग समीकरण। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, नाम को देख के घबराना नहीं है, क्या है, इस नाम को देख के घबराना नहीं, सिंपल है। इसमें हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, जिसमें हम क्या है बात करेंगे कि जो अभिकारक का सांद्रण है, यानी कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वह किस प्रकार से जो है टाइम के साथ चेंज होगा। यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता जाएगा, तो
जो रिएक्टेंट का सांद्रण है वह किस प्रकार से वेरी करेगा। तो बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास माना कोई अभिक्रिया है और जो कि क्या है, शून्य कोटि की है। तो माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे पास है, ठीक है, और हुआ क्या है, ए गिव्स पी। कोई सी भी बुक देख लो आप, 99% केस में आपको यही रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या, ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या है, ए ने क्या है, प्रोडक्ट दिया, जहाँ पर ए हमारा रिएक्टेंट हो गया, पी क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है इस रिएक्शन के लिए क्या है, माना ए का प्रारंभिक सांद्रण हुआ है ए नॉट, और यह कब है, टी बराबर 0 समय पर। कब है, टी बराबर 0 समय पर। टी बराबर 0 समय पर कहने का मतलब जब जो है रिएक्शन स्टार्टिंग हुआ है, तो उस टाइम माना कोई जो रिएक्शन है उसका जो प्रारंभिक सांद्रण है वह ए नॉट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, तो अभिकारक के सांद्रण में क्या होगा, कमी होती जाएगी। क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती जाएगी। टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता जाएगा, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती जाएगी। तो ये हुआ। तो जैसे जैसे टाइम व्यतीत होने का मतलब टी समय बाद ए का जो सांद्रण हो जाएगा, जो अभिकारक की मात्रा बच जाएगी, वह माना क्या है, सांद्रण ए है। और कब, टी बराबर, कुछ टाइम ले लो, टी बराबर टी समय पर, ठीक है। तो यहां पर ए का जो प्रारंभिक सांद्रण है वह ए नॉट है, और टी बराबर 0 समय पर, और टी समय बाद जो है ए का सांद्रण क्या हो जाता है, सांद्रण ए। इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए, हमने जो है प्रारंभिक जो सांद्रण, जो प्रारंभिक में पदार्थ की मात्रा यानी कि अभिकारक की जो मात्रा ली थी, वह ली थी 100 मोल पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वह बच गई 20 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर क्या है, ये 20 मोल पर लीटर, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में क्या होगी, कमी होगी, जैसे जो है रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। और क्योंकि अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य है। अभिक्रिया शून्य कोटि की है। तो क्या होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा वह समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के। हमने बात कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां से हम रेट निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू स्मॉल आर, लिख लो इसको, स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रहे थे क्या, के ए की पावर 0। जो रेट होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो वेग होता है वह क्या होता है, वह समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के। किस प्रकार से लिख रहे थे ना, आर इज प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। तो यहाँ से जो समानुपाती चिन्ह था वह हट रहा था और समानुपाती स्थिरांक जोड़ रहा था। तो इस प्रकार से तो लिख रहे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। क्या यहाँ पर हमारे पास जो है इस अभिक्रिया के लिए कोई दूसरा तरीका है रेट निकालने का, यानी कि जो यह अभिक्रिया हमने ली है शून्य कोटि की, क्या हम किसी दूसरे मेथड से जो है इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमने दूसरा लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बात की थी तात्क्षणिक अभिक्रिया दर की, जिसमें क्या कर रहे थे हम, कोई अभिक्रिया दे रखी है और उसमें क्या कर रहे थे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे थे, और यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से जो है भाग दे रहे थे, और dA/dt यानी कि ए के सांद्रण में जो है सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा था किसी इंस्टेंट टाइम पर, उसको हम जो ज्ञात कर रहे थे। किस प्रकार से लिख रहे थे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, या फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ए का कोफिशिएंट है वह क्या है 1, और -1/1 dA/dt। तो इस प्रकार से हम तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर को जो है वहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिख रहे थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये भी क्या है, रेट की इक्वेशन है और ये भी रेट की इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो सकती है। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, -dA/dt इज इक्वल टू
के साधारण ए की पावर 0। जहाँ पर माइनस जो साइन है वह प्रदर्शित कर रहा है कि अभिकारक के साधारण में कमी हो रही है, अभिकारक के साधारण में कमी हो रही है। तो यहाँ से जो है हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। इतना नोट कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 नोट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट में हमें इक्वेशन अभी तक प्राप्त हुई है उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन में जो a की पावर 0 है उसका मान होगा 1, क्योंकि जब किसी की भी पावर में 0 होता है, कोई भी जो संख्या है उसकी पावर में जब 0 होता है तो उसका मान जो होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा जो इक्वेशन है -dA/dt इज इक्वल टू k, और a की पावर 0 क्या हो गया 1। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो -dA/kdt, इस तरीके से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर 1। क्या मानना है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और इस समीकरण 1 का इंटीग्रेशन करने पर क्या करना है? समाकलन करना है। समाकलन करने पर, क्योंकि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहाँ से क्या होगा? समाकलन dA इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट k dt। ठीक है। जब यहाँ पर समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -a इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आप सोच रहे होंगे कि ये i क्या है? यह i जो है, जब हमने इस इक्वेशन का समाकलन किया तो i क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है? जहाँ पर i जो है समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। जब आप मैथ्स में जो है समाकलन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी समझ आ जाएगा। क्या है? मैथ्स में आपको समाकलन अभी पढ़ना है, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से करने हैं। तो i इज इक्वल टू समाकलन स्थिरांक। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं माइनस जो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ इस इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो समीकरण 2 में जो है हम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 और t बराबर 0 समय पर जो है प्रारंभिक साधन क्या था? a इज इक्वल टू a की पावर a 0। इस मान को जो हम इस इक्वेशन में रखते हैं समीकरण 2 में। तो हम रख लेंगे a की जगह पर a0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, और यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वह होगा -a0 इज इक्वल टू i। क्या होगा? -a0 इज इक्वल टू i। और यहाँ से जो है हम इस i के मान को जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। i के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा -a इज इक्वल टू के टी प्लस और -a0 और प्लस माइनस का माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस। ठीक है। आप अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। तो -a इज इक्वल टू के टी माइनस a0। यहाँ से आप इस इक्वेशन को क्या है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस a इज इक्वल टू, ये क्या है? आगे चला गया और ये इधर आ गया -kt। और यही इक्वेशन जो है आप यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यही इक्वेशन क्या है? समाकलित वेग समीकरण। या फिर आप इसको
इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से ये इधर आ जाएगा a0 माइनस a इज इक्वल टू kt। दिख रहा है क्या? ठीक है, kt। और यहाँ से क्या हम k का मान प्राप्त कर सकते हैं, k इज इक्वल टू a0 माइनस a अपॉन t। और यही इक्वेशन जो ये यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं, यही इक्वेशन क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्या है? समाकलित वेग समीकरण, जो कि हमें बताते हैं कि कंसंट्रेशन में चेंज होने पर जो है टाइम किस प्रकार से वेरी करता है, किस प्रकार से वेरी करता है। तो हमें यहाँ पर समाकलित वेग समीकरण क्या प्राप्त हुए, क्या क्या प्राप्त हुए, क्या क्या प्राप्त हुए? तो समाकलित वेग समीकरण हम जो लिख सकते हैं a माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस kt, एक समीकरण ये था। दूसरा क्या था? a माइनस a इज इक्वल टू kt। और तीसरा क्या था? k, ये समीकरण एक, ये दो। और तीसरा क्या था? k इज इक्वल टू a माइनस a अपॉन t। तो जो ये तीनों ही इक्वेशन है, ये तीनों ही क्या है? समाकलित वेग समीकरण है। क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इनके लिए जो है कोई आपको बोल दे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और जो टाइम है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्राफ प्लॉटेशन किसका? कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में, यानी कि कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। तो ग्राफ ले लेते हैं, ये यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पे ले लिया टाइम। पहले यहाँ से जो है इस इक्वेशन को देखते हैं, किसको? इसको। इस इक्वेशन को हम जो पहली इक्वेशन है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इन दोनों को मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो इक्वेशन को लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू माइनस kt प्लस a0। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये समीकरण किस प्रकार की है? सरल रेखीय समीकरण। और सरल रेखा का जो इक्वेशन होता है वह होता है y इज इक्वल टू mx, क्या होता है? mx प्लस c। इस फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या है दिख रहा होगा कुछ। तो ग्राफ बनाने जाते हैं हम, क्या है दिख रहा होगा आपको। तो जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार का ग्राफ मतलब सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। सरल रेखीय ग्राफ और ऋणात्मक स्लोप वाला, ऋणात्मक ढाल वाला। ऋणात्मक ढाल क्यों होगी? यहाँ पर ये देखो माइनस के है, माइनस के है, तो ढाल क्या होती है? आपने तात्क्षणिक दर में जब हम बात कर रहे तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो आ रहा था, या फिर ढाल इज इक्वल टू टेन थीटा डी ए अपॉन डी टी डी बी अपॉन डी टी माइनस में। तो यही तो है जो कि क्या है? के बराबर था, यानी कि वेग के बराबर था। तो यहाँ पर के क्या है? माइनस में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक ढाल। क्यों हो रही है ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है? इस माइनस के की वजह से। तो यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं किससे? लीनियर इक्वेशन से। ये जो y एक्सिस पे है कंसंट्रेशन ऑफ ए है, जो यहाँ पर स्लोप है वह k माइनस के प्रदर्शित कर रही है, जो यहाँ पर टाइम है वह x एक्सिस पे है, और जो ये इंटरसेक्ट ऑफ y यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु y का हुआ है a की पावर 9। तो यहाँ पर क्या है? ये y एक्सिस का ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक सांद्रण। और जैसे जैसे जो है टाइम स्पेंड हो रहा है इसके सांद्रण में क्या होगी? कमी होगी। और यहाँ पर जो है ये हो गया थीटा। तो थीटा यानी कि ढाल या फिर स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और इज इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस के टी, माइनस के, सॉरी माइनस के टी नहीं, माइनस के। और टाइम क्या है? एक्स एक्सिस पे है। तो जब भी कोई आपको बोले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ किस प्रकार होता है, तो ग्राफ किस प्रकार होता है? नेगेटिव स्लोप वाला लीनियर ग्राफ,
क्या होता है, नेगेटिव स्लोप वाला लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ होता है और नेगेटिव स्लोप वाला। तो आप लिख सकते हैं ऋणात्मक ढाल वाला, ऋणात्मक ढाल वाला सरल रेखीय ग्राफ, सरल रेखीय ग्राफ। और अब मैं थक चुका हूं ये बता बता के कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो है रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेग कोई परिवर्तित ही नहीं होता है। यानी कि जो रेट होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह स्थिर रहता है। इसीलिए जो है यहाँ पर हमने किसके बीच में ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि जो अभिकारक का सांद्रण है उसमें कमी आती जाएगी। क्या होगा, कमी आती जाएगी। और जैसे ही कमी आएगी तो प्रोडक्ट के सांद्रण में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इस कमी के साथ जो है जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ROR है, जो ROR है या फिर स्मॉल r है या फिर -dA/dt, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की काइनेटिक्स की। तो हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जिसका क्या है, अभिक्रिया का वेग जो है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या होता है, अभिक्रियाएं जिनका वेग जो है अभिकारकों के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या फिर स्मॉल r या फिर वेग बोल लो, अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल किसके, अभिकारकों के सांद्रण के, अभिकारकों के सांद्रण के प्रथम घात के। और जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या हो रहा था, वह जो है जो वेग था वह अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती था। यानी कि वह जो वेग था अभिकारकों के सांद्रण पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वहाँ पर क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेट होता है, जो अभिक्रिया की दर होती है, जो वेग होता है, जो स्पीड होती है, वह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी कि अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन करने से जो है अभिक्रिया के वेग में भी चेंज होता है, अभिक्रिया का वेग भी बदलता है। तो माना हमारे पास कोई अभिक्रिया है A गिव्स P, A गिव्स P, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से लिखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ROR यानी कि स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल किसके, अभिकारकों के सांद्रण के प्रथम घात के। तो अभिकारकों का सांद्रण यानी कि A के फर्स्ट घात के, यहाँ से जो स्मॉल r इज इक्वल टू K A⁴ क्या हो रहा है, यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो क्या हो गया यहाँ से r इज इक्वल टू K सांद्रण A⁴ जब हम यहाँ पर जो है रेट और किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ये हो गया यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है, ऑब्वियस सी बात इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर जो ये ग्राफ है रेट और कंसंट्रेशन ऑफ है, यानी कि रेट और अभिकारक के सांद्रण के बीच में, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे जो हम अभिकारक के सांद्रण में चेंज कर रहे हैं, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे वैसे रेट भी क्या है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, रेट भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो ये K है, यानी कि वेग स्थिरांक बोल लो या दर स्थिरांक बोल लो या फिर विशिष्ट अभिक्रिया दर जो K है उसकी गणना करते हैं। किसकी, K के मात्रक की गणना जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये नोट डाउन कर लो आप, तो ये हो जाएगा
इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए गिव्स पी और आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। हमें किसका मात्रक निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट। तो क्या होगा यहाँ से जो है हम के इज इक्वल टू आर अपॉन ए की पावर 1। तो आर हमें पता है कि सांद्रण में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन बटे समय इनटू, और ए क्या है, ए भी सांद्रण है, इनटू 1 अपॉन जो ये ए है या सांद्रण को प्रदर्शित कर रहा है तो मोल बटे लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू सांद्रण क्या होता है, मोल बटे लीटर बटे समय इंटू 1 अपॉन मोल बटे लीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समय इनवर्स। इस प्रकार से यानी कि सेकंड इनवर्स, समय क्या है, आवर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स आता है। या फिर आप यहाँ पर जो है ऐसा ना करके ये भी कर सकते हैं, क्या, सिंपल सा, यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर सीधे डायरेक्ट सांद्रण लिख दो। क्या लिखना है यहाँ पर, सांद्रण, तो सांद्रण से सांद्रण कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन समय, और ये हो जाएगा समय इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। के का मात्रक क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, सेकंड इनवर्स यानी कि समय इनवर्स। ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अब वेग समीकरण की, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग समीकरण या फिर समाकलित वेग समीकरण की। तो क्या होगा, बात करते हैं वेग समीकरण या फिर समाकलित वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो वेग समीकरण या फिर समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो किस प्रकार से है, कोई इक्वेशन है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया है, ए गिव्स पी, क्या है, ए गिव्स पी। इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यानी कि ROR इज इक्वल टू स्मॉल r, या फिर वेग जो बोल रहे हैं हम, वेग रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन की पावर 1। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की पावर 1, और किसके कंसंट्रेशन, अभिक्रिया अभिकारक के, किसके कंसंट्रेशन, जो अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के। और दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो रेट निकालने का, वह क्या है, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ROR इज इक्वल टू माइनस इसकी जो कोफिशिएंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, वह कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन 1 DA/DT। ये भी इसी इक्वेशन के लिए रेट है, और जो दूसरा वाला है वह भी एक ही, मतलब दोनों जो रेट है वह एक ही इक्वेशन के लिए, तो हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशनों को। तो दोनों इक्वेशनों से हमें प्राप्त होगा DA/DT इज इक्वल टू के ए की पावर 1। और इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, अरेंज करके लिखने पर -DA अपॉन, एक जैसे जो है एक साइड लिखेंगे यानी कि ए टर्म वाले एक साइड ए, ठीक है, और इज इक्वल टू के dt, ठीक है। इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1। क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 1।
और इस इक्वेशन नंबर 1 का जो हम क्या करते हैं, समाकलन, इक्वेशन नंबर 1 का समाकलन करने पर, समाकलन यानी कि हम क्या लिख रहे हैं, समाकलित व एक समीकरण लिख रहे हैं तो समाकलन करने पर, और किसका, इक्वेशन नंबर 1 का क्या, समाकलन करने पर, तो हमें प्राप्त होता है, समाकलन करेंगे माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, क्या होगा, के डी टी। ऊपर वाला नोट कर दिया होगा आपने। आगे जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लॉग बेस ई। क्या है, लॉग बेस ई। ये फॉर्मूले होते हैं कहीं पर भी जो है इस प्रकार से डी एक्स अपॉन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ई एक्स। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लॉग ए, और माइनस का साइन भी है, तो क्या होगा, माइनस लॉग बेस ई साधारण ए इज इक्वल टू के टी, के टी। जब हम डी टी का जो है समाकलन करते हैं तो हमें क्या है, टी प्राप्त होता है। के तो यहाँ कांस्टेंट हो गया, तो के एज इट इज आ जाएगा। और डी टी का जब समाकलन होता है, जब जो है इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, डी एक्स का समाकलन होता है तो हमें एक्स प्राप्त होता है, प्लस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले होते हैं, के टी प्लस आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के टी प्लस आई, के टी प्लस आई। तो इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। और जहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में जो आई है वह क्या है, समाकलन, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। और इस समाकलन स्थिरांक आई का मान जो है हम प्रारंभिक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो माना हम अज्यूम कर लेते हैं, माना t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर क्या है, ए का सांद्रण, ए का प्रारंभिक सांद्रण, ए का प्रारंभिक सांद्रण वह क्या है, A0। और t बराबर कुछ समय होने के पश्चात क्या होगा, जब कुछ टाइम स्पेंड हो जाएगा तो सांद्रण में कमी होगी, यानी कि जो अभिकारक होगी उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी। तो t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर A का सांद्रण, ए का सांद्रण यानी कि कितना बचा है, अब क्वांटिटी जो है कितनी बची है, जिसने कि रिएक्ट होना है, जिस क्वांटिटी ने रिएक्ट होना है वह कितनी बची है अब हमारे पास। तो ए का सांद्रण क्या हो जाएगा, ये ए, ठीक है। टी बराबर 0 पर जो है प्रारंभिक सांद्रण A0, और टी बराबर टी समय पर जब कुछ समय स्पेंड हो गया, जब अभिकारक की मात्रा में जो है कुछ कमी आ गई, तो शेष कितनी मात्रा यहाँ पर बची है, ये हो गया प्रारंभिक सांद्रण, ये रिमेनिंग शेष मात्रा, शेष सांद्रण बोल सकते हो, जो बची हुई क्वांटिटी है अभिकारक की जिसने अभी रिएक्ट होना बाकी है, ये है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, t बराबर 0, मैंने क्या कहा था अभी कि हमें समाकलन स्थिरांक i का मान ज्ञात करना है। तो समाकलन स्थिरांक i का मान हम जो है प्रारंभिक सांद्रण की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो t बराबर 0 पर a इज इक्वल टू A0 रखने पर, और कौन सी इक्वेशन में, समीकरण 2 में। तो अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ से जो है माइनस लॉग बेस ई A0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई, और यहाँ से हमें आई प्राप्त हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई समाकलन स्थिरांक इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस ई A0। इस आई के मान को, इसे मान लो समीकरण 3, समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर
इस आई के मान को यहाँ पर रखना है। आई की जगह पे हमें माइनस लॉग बेस ई ए 0 रखना है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण 2 व 3 से क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग, हमें क्या है आई की जगह पर रखना है, माइनस लॉग बेस ई ए 0। यहाँ से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस, क्या लिख दिया मैंने, माइनस। ठीक है, ये है के टी माइनस लॉग बेस ई ए 0। इस लास्ट इक्वेशन को जो हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वह किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो लास्ट इक्वेशन है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई ए माइनस लॉग ए 0 का बेस ई इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी। ठीक है, और इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए 0 माइनस के टी। इस इक्वेशन को भी जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पर जो लॉग बेस ई है, जनरल हम जो लॉग की वैल्यू बोलते हैं वह बेस 10 के अकॉर्डिंग बोलते हैं, यानी कि बेस 10 को मानक रख के मान के बोलते हैं। सपोज दैट हमें पूछा जाता है कि लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, हम बोलते हैं 0.3। लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है, हम बोलते हैं 0.4। तो हम क्या होते हैं वहाँ पर लॉग बेस 10 से फैमिलियर होते हैं, ना कि लॉग बेस ई से। तो यहाँ पर क्या है, लॉग बेस ई को जो है लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स टू दी बेस ई इज इक्वल टू लॉग 2.303 लॉग एक्स टू दी बेस 10। यहाँ पर इस मान को जो है इसमें रखेंगे, तो किस प्रकार से होगा यह, लॉग ए टू दी बेस ई, तो क्या हो जाएगा ये 2.303 लॉग ए टू दी बेस 10। इसी प्रकार से 2.303 लॉग ए 0 टू दी बेस 10 माइनस के टी। क्या होगा, माइनस के टी। नेक्स्ट यहाँ पर हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है, इसे 2.303 को क्या है, ये इनटू में है, यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा पूरे के। तो हमें प्राप्त हो जाएगा लॉग ए टू दी बेस 10, और 2.303 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए 0 टू दी बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। क्या हो जाएगा, 2.303। इतना नोट कर लो। ये भी क्या है, रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट डाउन कर ले। इस इक्वेशन को जो है हम सरल रेखा समीकरण जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको जो है यहाँ ऊपर से मिटा देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, लॉग
ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए ज़ीरो टू द बेस 10। यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो इंटरसेप्ट ऑफ y है वह क्या है, log 10 a0। जो आपका x एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, टाइम। जो m क्या है यहाँ पर, स्लोप, ढाल, प्रवणता। जो m है वह क्या होगा, माइनस के अपॉन 2.303। और y एक्सिस पर क्या है, log a टू दी बेस 10। तो जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं, ये ग्राफ है, यहाँ हो गया x एक्सिस पे टाइम, x एक्सिस पे टाइम हो गया, और y एक्सिस पे log 10a। तो जब ग्राफ बनाने जाते हैं तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है इस इक्वेशन के लिए इस तरीके से। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी उसमें क्या हो रहा था, हम ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में, जहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन का जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं थी कंसंट्रेशन ऑफ ए पर। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें क्या होता है, ग्राफ बनता है log a टू दी बेस 10 अपॉन टाइम के बीच में। किस किस के बीच में, log 10a और टाइम के बीच में। ग्राफ जहाँ भी आपको दिखे समझ जाना कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और जहाँ पर आपको दिखे कंसंट्रेशन ऑफ a विदाउट log, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है उसमें log नहीं है। यहाँ पर जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या आ रहा है, log a टू दी बेस 10। तो यहाँ पर क्या है, log आ रहा है प्रथम कोटि की। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बीच में ग्राफ होता है। तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट वाला पोर्शन है y में, तो वो क्या है, वो है आपका c log 10a0। यानी कि जो ये इतना पोर्शन है वह क्या है, log 10a0। और यहाँ पर ये थीटा है, थीटा वह क्या है, ढाल, ढाल इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। क्या है, जो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप को ही तो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है के। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए क्या है, ये सरल रेखीय ग्राफ प्रदर्शित करता है। और किस किस के बीच में, log a टू दी बेस 10 अप और टाइम के बीच में। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में ग्राफ। तो जहाँ भी आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में दिखो तो समझ जाना कि कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। लेकिन जहाँ पर क्या है, ग्राफ log ए और टाइम के बीच में दिखे तो समझ जाना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन को जो है दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको कि हम क्या है, न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल में जो है इस फॉर्म का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए जो है हम दूसरी फॉर्म देखते हैं। तो इसको हम जो है आगे इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, log a0 टू दी बेस 10 माइनस log बेस 10a इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। और यहाँ पर जो ये log a0 माइनस log a है, इसके लिए फॉर्मूला होता है log 10 x माइनस log 10 y इज इक्वल टू log x अपॉन y। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, log a अपॉन
ए इज इक्वल टू के टी 2.303। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 A, और यही जो है हम क्या है, इसी फॉर्म का यूज जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये भी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है, जहाँ पर जो ये A0 है यह t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक सांद्रण है, और जो ये A है यह क्या है, t समय बाद जो बचा हुआ जो मात्रा है, बची हुई जो मात्रा है, बचा हुआ जो सांद्रण है किसका, अभिकारक का। तो शेष सांद्रण, अभिकारक का शेष सांद्रण क्या है, A है। टी क्या है यहाँ पर, टाइम, और के क्या है, वेग स्थिरांक। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है एक दूसरी फॉर्म को देखते हैं। दूसरी फॉर्म को देखते हैं, वह क्या है, जो हमने इक्वेशन निकाली थी वह थी log EA माइनस log A0 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अभी बताया आपको कि log x माइनस log y क्या होता है, log x अपॉन y। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस E A अपॉन A0 और इज इक्वल टू माइनस KT। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि यदि इस फॉर्म में जो है कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि log x इज इक्वल टू y दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर y। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e की पावर y। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में दिख रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पर x का काम ये कर रहा है और y का काम है माइनस KT। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, a अपॉन A0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस KT, इस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो है A0 जो है इधर आ जाएगा, a इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, जो कि क्या है, जो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई इसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो एक्सपोनेंशियल प्रक्रम प्राप्त हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, उसके लिए हम ग्राफ देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में। तो ग्राफ देखते हैं, क्या था ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या थी, a इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम के बीच में। तो यहाँ पर क्या, इस इक्वेशन में t बराबर 0 पर, जब हम यहाँ पर t बराबर 0 रखेंगे तो हमें a क्या प्राप्त होगा, a इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा हमें A0। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है t की जगह 0 रखेंगे तो k इंटू टी क्या हो जाएगा 0, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू A0, यानी कि a का मान जो है कहीं इधर
क्या हो गया, a 0। और यदि t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो क्या प्राप्त होगा हमें, a इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 0। a इज इक्वल टू 0, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्या है, ग्राफ यहाँ पर प्राप्त होता है। एक्सपोनेंशियली जो है टाइम स्पेंड होने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वह घटती है। तो यहाँ पर लीनियरली जो है डिक्रीज नहीं कर रही है, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो ये है a इज इक्वल टू a 0 e की पावर माइनस KT का ग्राफ है। ठीक है, क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में ग्राफ, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ बना रहे थे किस में, शून्य कोटि की अपक्रिया में, तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ जो है लीनियरली डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था, लीनियरली डिक्रीज कर रहा था, सरल रेखीय ग्राफ और ऋणात्मक ढाल के साथ। क्या कर रहा था, सरल रेखीय ग्राफ और ऋणात्मक ढाल वाला ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। जो अभिकारक का सांद्रण है वह धीरे धीरे जो है डिक्रीज कर रहा है, ना कि सरल रेखा के ग्राफ में डिक्रीज कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।